नमस्कार, हाजिर हूं कचहरी के स्पेशल एडिशन लेकर। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को 11 दिन 264 घंटे गुजर चुके हैं। दिन रात 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल की जड़ें खोद रही हैं। आज कचहरी में इसकी बात करेंगे, यह महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही आज दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर आई है। फिदाइन डॉक्टरों के वो राज खुले हैं जो लॉकर्स में बंद थे। उन लॉकर्स में हमास जैसा हथियार डिपो कैसे आया। पहले चैप्टर में डॉक्टरों के जिहादी लॉकर्स का आज हम राज भी खोलने वाले हैं और यह महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा आज आपको टर्की, सीरिया और पाकिस्तान भी ले चलेंगे, जहां बैठे हैंडलर से दिल्ली धमाकों कनेक्शन जुड़ा। यह हैंडलर कौन है? डॉक्टरों का बम बनाने के 42 वीडियोस किसने भेजे? फिदाइन के हैंडलर फाइल कचहरी में आज पेश की जाएगी। महत्वपूर्ण खबर है, आप यहां बने रहिएगा। इसके अलावा आपने आटा चक्की में अनाज पिसता देखा होगा, लेकिन आटा चक्की में क्या बारूद पिस सकता है? आज दिखाएंगे हम आपको। दिल्ली ब्लास्ट का बारूद किस चक्की में पिसा? डॉक्टरों की बारूद चक्की का चैप्टर जो है वो आज कचहरी में एक्सपोज होगा। साथ ही आपको दुबई लेकर चलेंगे, जहां से आज भारत के लिए एक ऐसी खबर आई जिसने हृदय दुखा दिया, आंखें भर आई। दुबई में एक एयर शो चल रहा था। तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। 10:20 पर तेजस के क्रैश की मिस्ट्री भी खोलेंगे, लेकिन पहले बात ब्लास्ट पर आई, एक ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सफेद कोट पहने डॉक्टर, वो नाम जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन इसी पेशे की आड़ में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। वजह थी डॉक्टरों को लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर पर आमतौर पर कोई शक थोड़ी ना करता है। हम और आप ये मानते हैं कि भैया डॉक्टर साहब हैं, वो तो जिंदगी बचाने वाले हैं, उन्हें कहां शक की निगाहों से देखें। लेकिन आज हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैश के फिदाइन डॉक्टरों का लिबास में छिपे थे आतंकवादियों की। आज आतंक के उन डॉक्टरों पर बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंक के डॉक्टर जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में थे, जिन भी अस्पतालों में पोस्टेड थे, उनके लॉकर्स को डॉक्टर हमास का हथियार गोदाम बनाने की तैयारी थी। क्योंकि गाजा का अल शिफा अस्पताल आपको याद होगा, याद है, हमने वो भी खबर दिखाई थी। हमास ने इस अस्पताल को हथियारों के कमांड सेंटर बना दिया था। दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर हमास की तर्ज पर ड्रोन और रॉकेट बना रहे थे। सरकारी अस्पतालों को वो बारूदी गोदाम में बदलने वाले थे। ये साजिश टूटी कैसे? आज कचहरी में डॉक्टर डेथ का हमास लॉकर का पहला चैप्टर हम आपके सामने रखने वाले हैं। 10 नवंबर 2025। उस रोज दिल्ली में सब शांत था। सोमवार का दिन था। रोजाना के मुकाबले लाल किले के आसपास कम भीड़। दिन छिपा साजिश का उदय हुआ। घड़ी की सुइयों ने 6:57 के कांटे को छुआ। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर ने खुद को कार के साथ उड़ा लिया। ग्यारह दिन और 264 घंटे में ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट पर कई खुलासे हुए। भागो, भागो। 6 आरोपी पकड़े गए। 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। पढ़े लिखे और ज़हीन डॉक्टर जिहादी कैसे बने? स्टेथोस्कोप छोड़कर डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर क्यों बने? इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 थ्योरी से जांच एजेंसियों का सामना हुआ। डॉक्टरों की जिहादी प्लानिंग के पीछे 2 किरदारों का नाम बार बार आया। पाकिस्तान में बैठे जैश के आका और हमास का हथियार डिपो। कड़ियां जुड़ती गईं। जांच एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टरों के नए और सबसे असरदार टेरर पैटर्न का खुलासा किया, जिसके तार फिर दिल्ली से 4110 किलोमीटर दूर हमास के खूंखार लड़ाकों से जुड़े। 18 मार्च 2024 गाजा का अल शिफा अस्पताल
इजरायली डिफेंस फोर्स ने अस्पताल पर धावा बोला। 2 हफ्ते तक इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल का कोना कोना छाना। हमास ने अल शिफा अस्पताल के ऑपरेशनल कमांड सेंटर को हथियारों का डिपो बना रखा था। इजरायली फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल के MRI सेंटर से हमास का गोला बारूद मिलने का दावा किया। लॉकर्स में गोला बारूद, सैन्य उपकरण मिले। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग मिली, लॉकर मिले, जिसे IDF ने हमास का कमांड सेंटर होने का दावा किया। सबूत पुख्ता थे, इसलिए 1 अप्रैल 2024 की सुबह अल शिफा अस्पताल का 95% हिस्सा इजराइल ने तबाह कर दिया। एजेंसियों का दावा है, दिल्ली ब्लास्ट में जिहादी डॉक्टरों ने हमास के इसी लॉकर पैटर्न को फॉलो किया था। धमाके में शामिल डॉक्टर अस्पतालों के भरोसेमंद माहौल का फायदा उठाते हुए वहां के लॉकर्स में हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद छिपाते थे। यानी पैटर्न हूबहू हमास से मिलता है। NDTV ने आपको ये सबसे पहले बताया था कि जैसे मोहम्मद का ये मॉड्यूल न सिर्फ हमास की तर्ज पर हमला करने वाला था, बल्कि हमास की तर्ज पर हथियार भी छुपा रहा था। जिस तरह से अनंतनाग के एक अस्पताल से आदिल के लॉकर से एक असॉल्ट राइफल मिली, उसी की तर्ज पर ये मॉड्यूल कश्मीर में कई और अस्पतालों में भी इसी तरह से हथियार छिपाने की प्लानिंग कर रहा था। NIA ने और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जिस तरह हमास ने गाजा के अस्पतालों को हथियारों का डिपो बनाया, उसी तरह जैश का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बारामूला, अनंतनाग और बडनाम के कई अस्पतालों को हथियार डिपो में बदलने की कोशिश में था। यह सिर्फ कयास भर नहीं है, इस थ्योरी को बल डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से मिला। 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार होता है। जांच एजेंसियां 8 नवंबर को आदिल को लेकर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC पहुंचती है। हमास के अटैक पैटर्न और प्लानिंग के सबूत सामने आते हैं। हमास ने जैसे अल शिफा अस्पताल के लॉकर्स और MRI सेंटर में हथियार छिपाए थे, जब अनंतनाग GMC में डॉक्टर आदिल के पुराने लॉकर को खंगाला गया तो AK-47 बरामद हुई थी। डॉक्टर आदिल अक्टूबर 2024 तक GMC में ही पोस्टेड था। अब सवाल है कि ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां जिहादी डॉक्टरों के हमास जैसे हथियार डिपो हैं। जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के तिलिस्म तोड़ने में लगी हैं। क्योंकि जो हमास है वो भी गाजा में अस्पतालों के अंदर या स्कूलों के अंदर शरण लेते हैं, वहां छिपते हैं और हथियार भी छिपाते हैं, जिससे कि वहां पर जो पब्लिक है उसको ढाल बनाकर ये आतंकी आगे अपनी लड़ाई जारी रख पाएं। उसी तर्ज पर ये जो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है, ये भी इसी तरह से हथियार छिपाकर और जो हमला है वो करने की तैयारी कर रहा था। NIA ने जब डॉक्टर आदिल से अपने स्टाइल में पूछताछ की तो उसने अस्पतालों को हथियार डिपो में कन्वर्ट करने के और भी चौंकाने वाले राज खोले। एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ में डॉक्टर ने कबूला, जैश का डॉक्टर टेरर मॉड्यूल अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और नौगाम के सरकारी अस्पतालों में ऐसे घातक हथियारों को स्टोर करने की साजिश रच रहा था। आदिल ने राज खोले तो एजेंसियों ने कश्मीर के कई अस्पतालों में छापेमारी की। भारी मात्रा में लॉकर से हथियार मिलने के दावे किए। शक तो यह भी है कि जैश के इस डॉक्टर मॉड्यूल को हमास से टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था। इसका सबूत आतंकी डॉक्टरों की ड्रोन और रॉकेट वाली साजिश से मिलते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने ड्रोन से हमला कर इजराइल को दहलाया। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन अटैक था, लेकिन दिल्ली को दहलाने के लिए डॉक्टर दानिश ड्रोन और रॉकेट बना रहा था, यानी फिर हमास का पैटर्न। दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के
200 से ज्यादा डॉक्टर हैं, जिन्हें लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ कर राज खंगालेंगी। ये पता लगाया जाएगा कि दिल्ली धमाके के बाद कितने डॉक्टरों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी छोड़ी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हरियाणा पुलिस अंदर मौजूद है, लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। 200 से ज़्यादा लोगों के साथ पूछताछ की जा चुकी है। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें एक जो है क्लेरिक है, साथ ही साथ एक उर्दू पढ़ाने वाले टीचर है, और साथ ही साथ ये जो कैब ड्राइवर है जिसके यहाँ से ये ग्राइंडिंग मशीन बरामद की गई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए लोगों का नाम सामने आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस वाइट टेरर मॉड्यूल में सबका हाथ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई लोगों ने अपना मोबाइल डेटा डिलीट कर दिया। अब एजेंसियां ये पता करने में जुटी हैं कि डिलीट किए गए डेटा में क्या था, कौन से ऐसे सबूत थे जिन्हें धमाके के फौरन बाद डिलीट कर दिया गया। एनआईए लगातार डॉक्टरों के इस टेरर नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। ये वो डॉक्टर हैं जो मुजम्मिल शकील, उमर मोहम्मद और शाहीना के लगातार संपर्क में थे। इसके अलावा पूरे देश में अगर बात करें तो डॉक्टरों के नेटवर्क को एनआईए खंगालने में जुटी है, और 200 से ज़्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जो शक के दायरे में हैं, और एनआईए की टीमें राज्यों की पुलिस के साथ लगातार ऐसे कई डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। जांच इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली धमाके का सुसाइड बॉम्बर उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा था, लेकिन इससे पहले भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों का नाम देश विरोधी गतिविधियों में आता रहा है। आज से ठीक 17 साल पहले 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल धमाके हुए। मास्टरमाइंड मिर्जा शादाब बेग निकला, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा था। 200 डॉक्टर संदेह के घेरे में हैं। उधर जिहादी डॉक्टरों के कितने राज अस्पतालों के लॉकर्स में दफन हैं। अब एजेंसियां साजिश की इन्हीं कड़ियों को जोड़ने में लगी है। देखिए, 11 दिन की इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली ब्लास्ट की कई कड़ियां जुड़ी, साजिश के कई चेहरे, कई मोहरे बेनकाब हुए। जांच का दायरा बढ़ता गया, हर मोड़ पर साजिश के पीछे पाकिस्तान का पता चलता गया। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आपको बता दें पाकिस्तान का हाथ था। हमारे यहां जो डॉक्टर्स थे जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे, और इसी को लेकर एक नया बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन पाकिस्तान के अलावा 2 और मुल्कों से जुड़ा। एक मुल्क का नाम है सीरिया, दूसरे का नाम टर्की। वो टर्की जो पाकिस्तान का माई बाप है, धार्मिक आका बनता है। पता चला है कि पाकिस्तान में जैश के हैंडलर हंजुला ने डॉक्टर मुजम्मिल को बम बनाने के 42 वीडियो भेजे थे, और दूसरा हैंडलर वो सीरिया जो अपने आप में बर्बाद हो चला है। नाम था उकासा। पाकिस्तान से चली साजिश आखिर कैसे सीरिया होते टर्की पहुंची और फिर भारत में अंजाम दी गई। फिदाइन की हैंडलर्स फाइल्स को अब कचहरी में पेश करते हैं ताकि दिल्ली धमाके के आका और मोहरे जो हैं उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जाए। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के पीछे की साजिश का होमवर्क एक दिन या एक महीने का नहीं था। जनवरी 2025 के शुरुआती हफ्ते की बात है। आतंकी डॉक्टरों की साजिश दिल्ली की सरजमी को छू चुकी थी। पहले 26 जनवरी फिर दिवाली पर हमले का प्लान था। 50 बोरों में 500 बम बनाने जितना बारूद इकट्ठा हो चुका था। हमास की तर्ज पर विस्फोटक सामग्री हथियार डेपो में पहुंच चुकी थी। नरसंहार की तैयारी थी, लेकिन आतंकी डॉक्टरों को माकूल मौका नहीं मिला। इस दौरान डॉक्टर लगातार जैश के हैंडलर के संपर्क में रहे। सीमा पार से चली धमाके की साजिश में अब नया खुलासा हुआ।
जिहादी डॉक्टरों को फिदायीन बनाने वाले हैंडलर्स का कनेक्शन पाकिस्तान से होते हुए सीरिया और तुर्की तक जा पहुंचा। उकासा और निसार ये वो हैंडलर हैं जिनके संपर्क में लगातार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीना थे। अब एजेंसियां पता लगा रही हैं कि ये संभावित कोड नेम पाकिस्तान या टर्की में किन लोगों के हैं। जानकारी मिली है कि उकासा जो शख्स है वो सीरिया का रहने वाला है और एजेंसियों का मानना है कि ये पाकिस्तान का भी हो सकता है। तो इसको लेकर लगातार जांच जारी है और जांच के बाद साबित होगा कि आखिर जैशे मोहम्मद के ये कौन हैंडलर हैं जो लगातार इस मॉड्यूल को खड़ा कर रहे थे और हमलों के लिए टारगेट फिक्स कर रहे थे। टारगेट फिट थे, सब तय था, फिर चूक कहां हुई? वो हैंडलर्स कौन थे जो डॉक्टरों को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा रहे थे? इन सवालों की तह तक जब एजेंसियां गईं, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन 3 मुल्कों से जुड़ा। पाकिस्तान में हैंडलर, सीरिया में हैंडलर, तुर्की में हैंडलर। जो जांच पहले पाकिस्तान में बैठे जैश हैंडलर के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो तुर्की और सीरिया के सस्पेंस में उलझने लगी। पड़ताल हुई तो 2 नाम सामने आए, उकासा और हंजुल्ला। दो हैंडलर, दोनों मास्टरमाइंड। नाम सामने आए तो जांच एजेंसियों ने दोनों हैंडलर्स की कुंडली खंगाली। पता चला सीरिया का उकासा लगातार जिहादी डॉक्टरों के संपर्क में था। हैंडलर हंजुल्ला की हिस्ट्री से सफ़े पलटे गए तो वो जैश का हैंडलर निकला। दोनों तुर्की में बैठे तीसरे हैंडलर के लगातार टच में थे। अब सवाल था कि सीरिया का उकासा कौन है, उसका भारत से क्या बैर, क्यों उसने दिल्ली धमाके की साजिश रची। एजेंसियों ने उकासा की डिटेल निकाली तो पता चला कि उकासा तुर्की के अंकारा में रहता है। ये उसका कोड नेम है, लोग उसे उकासा कहकर बुलाते हैं। उकासा का असली नाम अब भी एक मिस्ट्री है, लेकिन यह कंफर्म हो गया कि उकासा सीरिया का हैंडलर है। जब 2022 में उमर नबी तुर्की गया था, तभी उसकी मुलाकात उकासा से हुई थी। तुर्की में हुई इस मीटिंग के बाद डॉक्टर उमर के रिश्ते जैश और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे कट्टर और खूंखार टेरर ग्रुप्स के साथ मजबूत होते गए। 2022 में जब डॉक्टर उमर 2 हफ्ते के लिए तुर्की गया था, तब उकासा ने ही उसे डिजिटल ट्रैकिंग से बचने के गुर सिखाए थे। खास बात यह है कि दोनों के दरमियान टेलीग्राम पर लगातार बात होती थी। उकाशा ने उन्हें बताया कि किस तरह से उन्होंने स्लीपर सेल का संगठन करना है। उसके साथ साथ उन्हें डिजिटल ट्रैकिंग से बचने के लिए भी कुछ टेक्निक्स बताए। वहां से तुर्की से आने के बाद लगातार उमर और नबी उनसे बातचीत करते रहे। बताया जाता है कि उकाशा का दिल्ली बम ब्लास्ट में काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लगातार उमर और नबी और उनके साथियों का मार्गदर्शन करते रहे। चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि इन्हीं हैंडलर्स ने जिहादी डॉक्टरों के लिए कारों का इंतजाम किया। लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इन्हीं दोनों में से एक थी। हैंडलर्स की कुंडली खंगालते वक्त दूसरा नाम हंजुल्ला का निकला। हंजुल्ला के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 42 जिंदा सबूत मिले। एजेंसियों की माने तो जब डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में बम धमाके की साजिश को आगे बढ़ा रहे थे, तब यूनिवर्सिटी की लैब से बम बनाने के केमिकल को चोरी छिपे बाहर ला रहे थे। तब विदेश में बैठे हैंडलर हंजुल्ला ने डॉक्टरों को बम बनाने के 42 वीडियोस भेजे। उकासा की तरह हैंडलर हंजुल्ला भी एक मिस्ट्री है। उसका असली नाम क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वो जैश का मोहरा है, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 28 अक्टूबर को अनंतनाग के नौगाम में जैश के जो पोस्टर चस्पा हुए थे, उनमें साफ साफ लिखा था कमांडर हंजुल्ला भाई। जांच के मुताबिक पता चला है कि जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव, जिनका नाम हंजुल्ला है, लगातार वो डॉक्टर मुजम्मिल को वीडियो भेजते रहे हैं और उन वीडियो में बम बनाने के तरीके सिखाए गए, किस तरीके से वो बम बना सकते हो और ज्यादा से ज्यादा जानों का नुकसान कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस वीडियो को डॉक्टर मुजम्मिल ने डॉक्टर उमर नबी के साथ शेयर किया। उसके बाद उन्होंने फरीदाबाद में किराए पर कमरा लिया, जिसे एक लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया और उसके बाद उस लेबोरेटरी में बम बनाने के प्रशिक्षण शुरू हो गए। और बताया जाता है उन्हीं तकनीकों के मुताबिक उन्होंने बम तैयार किया और एक बम लाल किले के सामने फटा, जिसमें 15 के करीब लोग मारे गए और 30 के करीब लोग जख्मी हुए। जांच से पुख्ता होता है कि डॉक्टर उमर और मुजम्मिल पाकिस्तान से लेकर सीरिया और तुर्की में बैठे हैंडलर्स के टच में थे, क्योंकि एक तरफ उकासा जो सीरिया का हैंडलर था, उससे उमर नबी ने 2022 में मुलाकात की। दूसरा जैश हैंडलर हंजुल्ला, जिसने मुजम्मिल को बम बनाने के 42 वीडियोस भेजे थे। दिल्ली ब्लास्ट में ताबड़तोड़ एक्शन हो रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
फरीदाबाद, दिल्ली, जम्मू और यूपी तक टेरर के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का सच खंगाला जा रहा है। उधर दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान, सीरिया और तुर्की में बैठे हैंडलर्स की भूमिका बेनकाब हुई तो ये पुख्ता हो गया कि दिल्ली धमाके के पीछे सबसे बड़ा विलन पाकिस्तान और उसका दुलारा जैश ए मोहम्मद। पाकिस्तान में बैठे जैश के दुलारों ने ब्लास्ट से दिल्ली को दहला दिया। अब आतंक के डॉक्टरों की नई करतूत पता चली है। चक्की में अनाज भी पिसवाया होगा आपने। लेकिन आपको बता दें कि फिदाइन डॉक्टर जो हैं वो आटा चक्की में विस्फोटक सामग्री को पीस रहे थे। हाँ, हो सकता है कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाए, लेकिन एनआईए के टॉप सोर्सेस से एनडीटीवी के हाथ डॉक्टरों की बारूदी चक्की से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। हम आपको बता दें, बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए आप, ये तैयारी थी। ये एक आटा चक्की है, लेकिन ये कोई आम आटा चक्की नहीं है। इस आटा चक्की से दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के लिए विस्फोटक तैयार किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर लाया गया था और पूरी तैयारी थी। ये तो हमने आपको समझाने के लिए एआई के माध्यम से कोशिश की है। हालांकि एनडीटीवी उस जगह की पड़ताल करने भी पहुंचा जहां से ये आटा चक्की रखी गई थी। आखिर दिल्ली धमाके का बारूद कैसे पीसा गया, कैसे बम बना, आज कचहरी में आतंक की साजिश का सबसे बड़ा सबूत या वो जगह जो अड्डा था उसकी अब पेशी करवाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां जुड़ती गई, फिदाइन बने डॉक्टर्स के राज खुलते गए। सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर नबी की एक नई करतूत पता चली। महिला मरीजों को हिजाब पहनने का मशवरा देने वाला डॉक्टर उमर तालिबान की कट्टर सोच का गुलाम हो चुका था। तालिबान के नक्शे कदम पर चलकर उमर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। इसी बीच फिदाइन डॉक्टर्स की बारूदी चक्की के राज खुले। दिल्ली ब्लास्ट का बारूद किस चक्की में पिसा था, किसने पीसा था, इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा एनआईए की पूछताछ में हुआ है। मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलाना इरफान आटा चक्की में यूरिया पीसकर बम बनाने का सच कबूल किया है। आटा चक्की में बम बनाने का फॉर्मूला कैसे तैयार होता था, इसे कुछ सांकेतिक तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो चक्की आप देख रहे हैं ठीक ऐसी ही आटा चक्की थी, जिसमें पहले यूरिया पीसा जाता था, फिर बगल में रखी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसे रिफाइन किया जाता था। ये सब फरीदाबाद के उसी धौज गांव में हो रहा था, जहां से चंद कदमों के फासले पर ही अल फतह यूनिवर्सिटी है। एनडीटीवी सबसे पहले उसी जगह पहुंचा था जहां फिदाइन डॉक्टरों ने आटा चक्की रखी हुई थी। आप देख सकते हैं, ये हम दिल्ली पुलिस भी है, पंजाब पुलिस भी, सब यहीं पे ही है। हाँ, यहीं पे ही है हम। आपका क्या नाम है? तो देख सकते हैं यही वो शॉप है जहाँ पे यहाँ पे जो सारा सामान भी आपको देखेंगे, अंदर की तरफ जो सामान है वो दिखेगा, जो मुजम्मिल की पास से मिला था। और ये वो जो सामान है वो मैं आपको बता दूँगा क्या था। वो ये सामान था कि जिसमें कहा एक आटा पीसने जैसी पूरी मशीन है और दूसरा जो है बड़ा स्टेबलाइज़र है। अभी इस वक्त में जो पंजाब पुलिस, माफ़ कीजिएगा, जो कश्मीर की पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही एनआईए का दावा है कि धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुए वो धौज गांव की इसी चक्की में पीसे गए। 19 तारीख दिन बुधवार एनआईए की टीम बारूदी चक्की के राज खंगालती फरीदाबाद के धौज गांव पहुंची, जहां डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 3000 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी। किराए के उसी घर में डॉक्टर मुजम्मिल आटा चक्की में यूरिया पीसता था। इसके राज गिरफ्त में आए टैक्सी ड्राइवर शब्बीर ने खोले थे। एजेंसियां शब्बीर को हिरासत में ले चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है आटा चक्की एक कमरे में छिपा कर रखी गई थी। यूरिया को आटा चक्की में पीसा जाता था, फिर मशीन से उसे छाना जाता था। उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया और केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराए गए। आटा चक्की में कैसे बम बनाने का सामान रेडी होता था, इसकी पड़ताल करती हमारी टीम धौज गांव पहुंची।
वही दुकान है जहां पर बुधवार के दिन एनआईए की टीम पहुंची थी। यहीं पर बैठकर उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था। जो ग्राइंडर मशीन है और साथ ही साथ जो स्टेबलाइजर है, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ग्राइंडर मशीन में उसको यूरिया जो है वो पीसा करता था, उसको स्टेबलाइजर में रखकर और भी ज्यादा बारीक करता था और एक्सप्लोसिव्स जो है वो बनाने की तैयारी की गई थी। मुजम्मिल का जो रेंटेड अकोमोडेशन है वहां से 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से जो कैब ड्राइवर है उसका लिंक मिला। एनडीटीवी रिपोर्टर अनुष्का जब डॉक्टर मुजम्मिल की बारूदी चक्की के सच कैमरे में कैप्चर करने धौज गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कैमरा तक छीनने की कोशिश हुई। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल धौज में जिस किराए के मकान में रहता था वहां पहले वो इस चक्की का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में उसने चक्की को टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर में रखवा दिया। 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसी घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री मिली थी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के हाथ लगी। सवाल है कि आटा चक्की का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए कैसे हुआ? मुजम्मिल एक डॉक्टर था, तो आखिर एक डॉक्टर के पास बॉम्ब बनाने की इतनी जानकारी कहां से आई? इसका जवाब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और तुर्की व सीरिया में बैठे वो हैंडलर्स हैं, जिन्होंने उमर को बम बनाने के 42 वीडियो भेजे थे। एनआईए की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने और बड़े खुलासे किए। जांच एजेंसियों के सामने उसने कबूला कि वह काफी वक्त से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग करने, विस्फोटक को रिफाइन करने के लिए आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था। इन मशीनों को वो धौज ले गया और हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में, जहां से 358 किलो विस्फोटक मिला, यही वो यूरिया पीसा करता था। शब्बीर है, कैब ड्राइवर है, उनके पास उमर जो है, जो अल्फला यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने स्टेबलाइजर मशीन दिया था और साथ ही साथ कुछ बाकी की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो ही इस शॉप पर रखी थी, जहां बुधवार के दिन एनआईए की टीम आई थी। क्या यहाँ पर लाए थे, उसको अफसर बैठे थे, उसने मुझे बाहर भेज दिया था। वो मशीन उस पे मंगाई थी, यहाँ बैठे थे, बस इतने मुझे बाहर कर दिया। तो मशीन पहले ही इस दुकान में थी या नहीं? मंगाई थी वो तो उसके पास से ही, शब्बीर के पास। तो मशीन मंगा के आपके दुकान में बैठे थे? हाँ हाँ, वो बैठे थे अफसर। आपका शब्बीर से या उमर से कोई लेना देना? नहीं, मैं नहीं जानता। वो तो अफसर आर बैठे थे, उसने रखी थी कि भाई यहाँ रख लो। आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। उससे मिले अमोनियम नाइट्रेट के अंश के सैंपल अलग किए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि आटा चक्की में यूरिया पीसने की क्या जरूरत है? हमने एक्सपर्ट से बात की। तो इसमें क्या है कि देखिए, अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट जो है एक बॉम्ब का काम नहीं कर सकता है, उसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स कई मिलाए जाते हैं। तो आपके पास यूरिया जो होता है, जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वो यूरिया को आप जितना रिफाइन करेंगे उसका एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब सवाल था कि टैक्सी ड्राइवर शब्बीर जिहादी डॉक्टरों के संपर्क में कैसे आए। इसके राज खुद टैक्सी ड्राइवर शब्बीर ने खोले। एनआईए को पूछताछ में बताया कि करीब 4 साल पहले उसके छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया था। बच्चा बुरी तरह झुलस गया था। तब अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुजम्मिल ने ही उसके बेटे का इलाज किया था। तब से वो डॉक्टर मुजम्मिल के एहसान तले दब गया और उसके लगातार संपर्क में रहने लगा। जिस हिसाब से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तहकीकात जो है वो आगे जा रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि नए नए लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक नया खुलासा ये भी है कि उस कैब ड्राइवर से उमर तब जान पहचान में आया जब वो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसके बच्चे के शरीर पर गर्म दूध गिर गया था, जिसकी वजह से वो जल गया था और उसके बाद वो उमर के पास अपने बच्चे का इलाज कराने गया था। उसके बाद ही दोनों संपर्क में आए, जिसके बाद उमर ने उसके ही घर पर वो ग्राइंडिंग मशीन रखी, जिससे वो यूरिया को पीसकर अलग किया करता था और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए अपनी जो पूरी तैयारी है वो कहीं ना कहीं कर रहा था। जैस का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और उससे जुड़ा हर किस्सा चौंकाता है। ये बताता है कि डॉक्टर न सिर्फ सुसाइड बॉम्बर बन चुके थे, बल्कि सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने उन्हें देसी फॉर्मूले से असरदार बम बनाने की भी फुल ट्रेनिंग दी थी। अब देखिए, एक बात जो हमको समझ में नहीं आ रही है वो ये कि ये डॉक्टर थे जो आतंकवादी बन गए,
ये आतंकी थे जो डॉक्टर का रूप धारण किए थे ताकि पकड़ ना पाए। अब भी सोचिएगा इस बारे में, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे और डॉक्टर हमारे आपके आसपास हैं। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं दुबई, जहां से आज एक दुखद, बुरी, अफसोसजनक खबर आई। दुबई में दरअसल एक एयर शो चल रहा था और इस एयर शो के दौरान फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। हादसे के बाद पायलट को बचा नहीं पाए। सैकड़ों लोगों की निगाहों के सामने कलाबाजी करता विमान जो था अचानक नीचे गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। अब सवाल है कि आखिर तेजस क्रैश कैसे हुआ। कचहरी में तेजस की क्रैश मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह खबर परेशान करने वाली है, अफसोसजनक खबर। देखिए, नीले आसमान में किसी चिड़िया की तरह उड़ान भरता ये विमान भारत में बना देसी लड़ाकू विमान तेजस दुबई के अल मख्तूम हवाई अड्डे में चल रहे एयर शो के दौरान ये उड़ान जारी थी। जैसे कोई चिड़िया खेल रही हो, उसी तरह आसमान में कलाबाजी खा रहा था तेजस। लेकिन अचानक एक सुंदर दृश्य एक डरावनी तस्वीर में बदल गया। एक आखिरी कलाबाजी के बाद तेजस उठ नहीं पाया, तेजी से जमीन पर आया और टकराते ही आग के गोले में बदल गया। 5 सेकंड में जैसे सब कुछ तबाह हो गया। देर तक बना रहा धुएं का गुबार। शुक्रवार दोपहर 2:10 के आसपास यह हादसा हुआ। देखने वालों के लिए दहशत भरा यह लम्हा भूलना आसान नहीं होगा। हादसे की पूरी वजह तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन यह लग रहा है कि नेगेटिव जी टर्न की कोशिश में यह हादसा हुआ। नेगेटिव जी टर्न विमानों की कलाबाजी में इस्तेमाल होता है। विमान जब तेजी से नीचे आते हैं तो गुरुत्व बिल्कुल 0 से कम हो जाता है। पायलट फिर विमान को गुरुत्व के विपरीत उठाते हैं। इसमें गुरुत्व से कहीं ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इसी मोड़ पर किसी चूक या गड़बड़ी की वजह से तेजस उठ नहीं पाया। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि हादसे में पायलट को बिल्कुल जानलेवा चोट पहुंची और उसे बचाया नहीं जा सका। वायुसेना अब हादसे की वजह समझने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करने जा रही है। ये जो हमारा एयरक्राफ्ट था, ये कोई मनूवर कर रहा था उस एयर शो में, और मनूवर करते करते शायद एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल स्नैग आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट ये सुरक्षित लैंड नहीं कर सका। नीचे उसने पूरा नोज डाउन करके वो पूरा नीचे क्रैश हो गया। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करी है भारतीय वायुसेना ने। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इस एक्सीडेंट की वजह से अगर हमने प्रोग्राम खत्म किया तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मैं ये मानता हूँ एक सैनिक होने के नाते कि आज हमें एक डर की बात नहीं सोचनी चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए। इनसे लेसन क्या मिलते हैं वो लेसन लिए जाए कि क्या इनसे आगे हम बेहतर कर सकते हैं। जरूरी है लेसन लेना ताकि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सके। तेजस भारत की देसी रक्षा परियोजना का बेहद अहम हिस्सा रहा है। देश के भीतर ही अपने लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हुआ। 80 के दशक से ही हल्के लड़ाकू विमान बनाने की परियोजना पर काम चल रहा था। DRDO यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने इसे विकसित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण शुरू किया। 2001 में HAL ने पहली बार ऐसा हल्का विमान उड़ाया। 2003 में इसे तेजस का नाम दिया गया। ये सुपरसोनिक जेट विमानों में सबसे हल्का है। 2015 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 2016 में 32 तेजस वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन में शामिल किए गए। इनके अलावा 6 ट्रेनर विमान भी थे। इनमें से एक स्क्वाड्रन तमिलनाडु के सुलूर में है। इसी स्क्वाड्रन में वह तेजस शामिल है जो हादसे का शिकार हुआ।
सकते हैं कि मेरे चारों तरफ लोग आराम से घूम रहे हैं एंड एकदम नॉर्मल सा यहाँ पे सिचुएशन है। और कुछ ही देर पहले जो रशियन नाइट जो टीम है उन्होंने सुखोई के साथ एक बहुत ही आधे घंटे तक चलने वाली एक एयर शो का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पे दुबई में माहौल काफ़ी नॉर्मल है। इसमें संदेह नहीं कि दुबई के इस हादसे पर दुनिया भर की नजर पड़ी और तेजस के सुरक्षित होने को लेकर संशय पैदा हुए। मगर उड्डयन की दुनिया में तेजस का रिकॉर्ड दूसरे कई विमानों से बेहतर रहा है। बीते 10 साल में ये महज दूसरा मौका है जब तेजस हादसे का शिकार हुआ। इसके पहले जैसलमेर में भी एक प्रदर्शन के दौरान तेजस हादसे का शिकार हुआ था। जानकार भी मानते हैं कि तेजस की क्षमताओं का जवाब नहीं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने इसका परफॉर्मेंस देखा है लास्ट 5 दिन में, जिस प्रकार से एविएशन एक्सपर्ट इसकी खूबियों को लिख रहे थे, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर को देखें दुबई में तो इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छे लेख लिखे गए थे कि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट, ये रडार इसकी बहुत पावरफुल है, वेनिक्स है, इसके वेपन सिस्टम बहुत अच्छा कैरी कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा काबिल है। दुनिया भर में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी हादसों और गड़बड़ियों के शिकार होते रहते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले लड़ाकू विमानों में एक अमेरिका का F-35 केरल में तिरुवनंतपुरम के पास गड़बड़ी की वजह से कई दिन खड़ी रही। इसलिए हादसों को हमेशा गुणवत्ता की कसौटी नहीं माना जा सकता। इसमें शक नहीं कि तेजस के साथ हादसे के बाद कुछ सवाल उठेंगे, लेकिन भारत के इसी देसी विमान का लोहा दुनिया मानती है। तेजस चौथी 5वीं पीढ़ी का विमान है। दुनिया में युद्ध की बदलती तकनीक और चुनौतियों से निपटने के लिए इसे बनाया गया है। दुबई में हुए हादसे ने बेशक इसकी साख पर एक दाग लगाया है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि तेजस भारतीय प्रतिरक्षा योजना का अहम पुर्जा है और इसका होना हमारी सीमाओं को कुछ और सुरक्षित बनाता है। तेजस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। दुनिया में युद्ध की बदलती तकनीक और चुनौतियों से निपटने के लिए इसे बनाया गया है। दुबई में हुए हादसे ने बेशक इसकी साख पर एक दाग लगाया हो, लेकिन तेजस जल्द ही इन सब से उबर आएगा। इसका होना न केवल हमारी सीमाओं को और सुरक्षित बनाता है, बल्कि दुश्मन में भी खौफ पैदा करता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, तेजस का होना साहस का प्रतीक है, लेकिन यह घटना परेशान करने वाली है। जांच जारी है, इंतजार हम भी करेंगे क्या निकल कर आता है। लेकिन इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।